So before we go ahead to the next topic, as usual we will very quickly revise what we have learned in the last session. Last lecture में अगर आपको याद होगा हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था. Remember which chapter we have started off? Mathematical methods. और इस मैथमेटिकल मेथड्स चैप्टर में दो पार्ट्स थे. एक पार्ट है आपका स्केलर्स एंड वेक्टर्स का और एक पार्ट है इफ यू रिमेंबर कैलकुलस का. बट कैलकुलस में दो पार्ट्स थे, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस. वो हम लोग बाद में ही देखेंगे. बट हमने लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टार्टेड विथ स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो आई वुड वांट टू नो फ्रॉम योर साइड व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी. A physical quantity which can be completely described by magnitude alone is called as scalar quantity. For example, distance, for example, time, for example, mass, these are scalar quantities. Speed हो गया, then of course there are other scalar quantities also. Energy is all scalar, kinetic energy is scalar है. Then vector quantities, physical quantities which require both magnitude as well as direction for their complete description, they are called as vector quantities. Velocity vector है, force vector है, acceleration vector है, displacement is also vector quantity, etc etc. फिर मैंने कल बताया था कि जो vector quantity है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स यूज़ करते हैं. तो रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली वी यूज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट उसके ऊपर डायरेक्शन. The length of the directed line segment gives magnitude and the arrowhead gives direction. तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का लेंथ हमको मैग्नीट्यूड की वैल्यू बताएगा और एरोहेड डायरेक्शन बताएगा. एंड ऑल्सो जिस पॉइंट से ये वेक्टर स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं टेल और जिस पॉइंट पे ये एंड होता है उसको बोलते हैं हेड. सिंबॉलिकली अगर आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो व्हाट यू डू इज़ आप सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पी क्यू बार ऐसा लिखते हो. सो यू यूज टू अल्फ़ाबेट्स जैसे पी क्यू बार. तो पी इज़ टेल एंड क्यू इज़ हेड. तो ये आपको बताता है कि वेक्टर स्टार्ट कहाँ से और एंड कहाँ पर है. अगर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पे एंड हुआ ये बताना ज़रूरी नहीं है तो कोई भी एक लेटर यूज़ कर लो और पुट अ बार ऑन इट. फिर अगर हमको वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बताना नहीं है, तो दो तरीके हैं. या तो मॉड में लिखो या तो बार मत लिखो. इसके बाद हमने देखा था देर आर 6 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. तो वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला टाइप ऑफ वेक्टर था जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर. तो द फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर दैट वी हैव सीन इज जीरो वेक्टर और इट इज नोन एज नल वेक्टर. अ वेक्टर having zero magnitude in a certain direction is called as zero vector और null vector. तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड ज़ीरो है. मैंने आपको इसके दो एग्जाम्पल भी दिए थे. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर होता है. सो एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट हैज़ वेलोसिटी एज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर. दूसरा एग्जाम्पल भी दिया था कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है. तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, नल वेक्टर है या फिर ज़ीरो वेक्टर है. दूसरे टाइप का हमने देखा था वेक्टर विच वॉज रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर कभी भी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है. तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था. फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है जो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ दूसरे पॉइंट पे ख़त्म हुआ, यहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ. सो लेट्स से ओ से ए और ए से बी फॉर एग्जाम्पल. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक ऑब्जेक्ट का. इमेजिन एक ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट होता है, ए पे गया, ए से कहाँ गया तो फाइनली कहाँ से कहाँ गया, ओ से बी. इसका मतलब ओ ए और ए बी ये दो वेक्टर ने जो रिजल्टेंट मतलब ये जो नेट इफेक्ट प्रोड्यूस किया वो एक सिंगल वेक्टर भी प्रोड्यूस कर सकते. तो रिमेंबर रिजल्टेंट वेक्टर of two or more vectors is a single vector which produces the same effect as that of all the vectors together.
तो बहुत सारे वेक्टर्स को हटा के तुम सिंगल वेक्टर ड्रॉ करते हो, वो सिंगल वेक्टर को क्या बोलते हो? रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर वो सारे वेक्टर्स का जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो इट प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट। नंबर 3, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर कभी भी एक गिवन वेक्टर का डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर एक गिवन वेक्टर है ए बार, इसका नेगेटिव वेक्टर होगा बी बार, सच दैट इट हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। सो नेगेटिव वेक्टर बी बार of a given vector a bar is a vector which has the same magnitude but opposite direction. उसके बाद हमने डिफाइन किया था, इफ यू रिमेंबर, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स, लेट अस से a bar and b bar, two vectors a bar and b bar are said to be equal if and only if they have same magnitude, they have equal magnitude, they have same direction and they represent same physical quantities. दो वेक्टर्स को हम फिज़िक्स में इक्वल तब बोल सकते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, एंड बोथ ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी। रिमेंबर, मैथमेटिक्स में तीसरा कंडीशन नहीं है। मैथ्स में जब वेक्टर सीखोगे तो दो कंडीशन आर सफिशिएंट इनफ, दे शुड हैव सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड्स। बट जब फिजिक्स में बात करते हो तो फिजिक्स में तुम जब दो क्वांटिटीज़ को इक्वल लिखते हो, मतलब दोनों के दोनों दे आर सेम फिजिकल क्वांटिटीज़। उसके बाद हमने देखा था पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ अ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से, मतलब टेल इज ऑलवेज एट ओरिजिन। और कहाँ उसका हेड होता है? जहाँ पे पार्टिकल का पोजीशन है। उसके बाद डिफाइन किया था हमने यूनिट वेक्टर। इसको दो तरीके से डिफाइन किया था, इफ यू रिमेंबर। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर, या फिर अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बना के दिया था। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए बार, अभी ए बार का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और ए बार का कुछ मैग्नीट्यूड है विच इज़ नॉट 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। मुझे एक नया वेक्टर चाहिए जो ए के डायरेक्शन में हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? तो इसको इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? डिवाइड, और इसको बोल देंगे यूनिट वेक्टर ए कैप। सो ए कैप इज ए बार अपॉन ए, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। और फिर मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ दे आर यूज टू स्पेसिफाई पर्टिकुलरली डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल, एक्स एक्सिस को हम लोगों ने एक नाम दिया था आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप, जेड एक्सिस के कैप। तो ये जो कैप वाले वेक्टर्स होते हैं, ऑल ऑफ दीज आर यूनिट वेक्टर्स विच आर ओनली टू स्पेसिफाई डायरेक्शंस। गुड। हमने और एक टॉपिक कल कवर किया था, लेकिन उसको मैं वापस एक बार बता देता हूँ। तो इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज़ वेक्टर ऑपरेशंस। बेसिकली वेक्टर ऑपरेशंस मतलब वेक्टर अलजेब्रा। तो फॉर एग्जांपल, आपने स्कूल में अलजेब्रा सीखा था, वो स्केलर अलजेब्रा है। हाउ टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, हाउ टू ऐड टू नंबर्स, हाउ टू डिवाइड टू नंबर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स, वो सब जो नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखते हो, वो सब क्या है? स्केलर अलजेब्रा है। क्योंकि अगर मेरे पास दो नंबर है तो आई कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड और ऐड बाय नॉर्मल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स में जो स्केलर क्वांटिटीज़ है ना, दे फॉलो नॉर्मल रूल्स ऑफ अलजेब्रा जो तुमने स्कूल में सीखा। बट वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए अलग रूल्स होते हैं। तो वेक्टर ऑपरेशंस में बेसिकली वी विल बी गोइंग थ्रू वेक्टर अलजेब्रा। ऑपरेशन मतलब अलजेब्रा यहाँ पे। तो कल मैंने आपको पहला ऑपरेशन बताया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो लेट अस से हमारे पास एक वेक्टर है पी बार,
अगर इस पी बार को मैं एक स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ एस से, तो हमको एक नया वेक्टर मिलता है क्यू बार, सच दैट इट हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ पी बट मैग्नीट्यूड इज एस टाइम्स ऑफ पी. तो मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर पी बार विथ अ स्केलर एस, मल्टीप्लाइंग a vector p bar by a scalar s gives a new vector. इस न्यू वेक्टर को नाम दे दिया हमने q बार, तो लेट अस से q बार gives a new vector q bar such that it has the same direction but magnitude s times of p, but magnitude s times of p bar. गुड. तो ये पहला वेक्टर ऑपरेशन है जिसमें तुम एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो. हमने अब तक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया, वो एक्चुअली लास्ट टॉपिक होगा आपका वेक्टर्स के पार्ट का, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स समथिंग न्यू. तो हमने अब तक एक वेक्टर को सिर्फ एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया. इसको वेक्टर इंटू वेक्टर मत सोचना, इट इज़ वेक्टर इंटू अ स्केलर. दूसरा ऑपरेशन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. तो एडिशन और एंड, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ टू वेक्टर्स. गुड. तो जब तुम दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, सबसे पहला रूल, दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते. वो दोनों दे शुड बी रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी, रिमेंबर. गुड. और अभी हमने रिजल्टेंट वेक्टर को वापस से एक बार डिफाइन किया था. कैसे डिफाइन किया था? The resultant of two or more vectors is a single vector which produces the same effect as that of all the vectors together. तो जब तुम दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे भी एक नया वेक्टर बनेगा, एक सिंगल वेक्टर बनेगा, और वो सिंगल वेक्टर आपको वही इफ़ेक्ट देगा जो दो वेक्टर्स मिलके देते. मतलब ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद नया वेक्टर बनेगा. वो कौन सा वेक्टर है? रिजल्टेंट वेक्टर है. क्या है वो? रिजल्टेंट. अब जब ऐड कब होता है, सब्ट्रैक्ट कब होता है, पहले वो समझ लो. व्हेन डू यू ऐड एंड व्हेन डू यू सब्ट्रैक्ट? फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव टू वेक्टर्स, लेट्स से, मैं एग्जांपल से बताऊंगा आपको. यहाँ पे एक वेक्टर है ए बार, दूसरा वेक्टर है लेट अस से बी बार, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं. तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो उस केस में तुम डायरेक्ट एडिशन करते हो. तो यू से न्यू वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आर बार, क्योंकि रिजल्टेंट ऐसे क्या नाम लिख रहा हूँ? आर बार. इट इज़ ए बार प्लस बी बार. सिंपल एग्जाम्पल. लेट अस से जहाँ मैं खड़ा हूँ, दिस इज़ ओरिजिन. लेट्स से दिस इज़ ईस्ट. मान लो ये ईस्ट है, मुझे पता है वो ईस्ट नहीं, मान लो दिस इज ईस्ट. 1 2, तो मैं मेरा डिस्प्लेसमेंट है लेट अस से 2 मीटर अलॉन्ग ईस्ट. कौन सा वेक्टर बन गया? 2 आई कैप. कौन सा बन गया? ये हो गया ए बार या बी बार. चलो बी बार मान लो. 1 2 3 इज अ सेम डायरेक्शन. यस, ये नया वेक्टर बन गया, इसको ए बार बोल दो. कितना हो गया? 3 आई कैप. कितना हो गया? तो ओरिजिन से मैं कितना आगे हूँ? तो तुमने क्या किया? दो वेक्टर को, और जब तुम दो वेक्टर को ऐड करते हो, दोनों का डायरेक्शन सेम था, तो जो नया वेक्टर बना उसका डायरेक्शन भी सेम है. और जब तुम दो वेक्टर को डायरेक्ट ऐड करते हो, तो जो नया वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड भी ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड है. अब सब्ट्रैक्ट कब करते हैं? तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त, सब्ट्रैक्ट कब होता है ये भी इम्पोर्टेंट है. तो सब्ट्रैक्ट जब आप करोगे तो फर्स्ट थिंग इज़ कि इन दोनों का जो डायरेक्शन है इट शुड बी अपोजिट. एंड सेम एग्जांपल 1 2 3, ये ए बार है. कितना डिस्टेंस में है? 3 आई कैप. 1 2, हाउ मच इज दिस? -2. तो व्हाट इज द रिजल्टेंट?
1 आई कैप। कितना है? तो डू यू नोटिस मैं ओरिजिन से अभी भी एक स्टेप आगे ही हूँ। क्यों? क्योंकि रिमेंबर जब तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमेशा बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो नया वेक्टर बनेगा आर बार जो बनेगा, आर बार ऑलवेज हैज़ द डायरेक्शन ऑफ द बिगर वेक्टर। यहाँ पे बड़ा वेक्टर कौन था? ए बार। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ द बिगर वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड इज मॉड ऑफ ए माइनस बी। क्लियर यहाँ तक? अभी थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, वापस इसको रिपीट करूँगा मैं, लेकिन पहला फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करते टाइम दोनों के दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ सेम होने चाहिए। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी गिव्स राइज टू अ सिंगल वेक्टर of the same physical quantity. Displacement minus displacement is displacement, right? Correct? So remember, addition or subtraction of two vectors, let us say a bar and b bar, of two vectors, say a bar and b bar, of same physical quantity, क्योंकि मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन को ये रूल नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन को यू हैव टू कीप ऑन स्पेसिफाइंग कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी के दो वेक्टर ले रहे हैं। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी gives rise to a new vector, let us say r bar, gives rise to a new vector which produces the same effect as that of both the vectors, together. मतलब बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर ही है ये, कुछ और नहीं है। इट इज़ रिजल्टेंट वेक्टर। पक्का? गुड। तो मैं वापस एक बार आपको सेम एग्जांपल समझा देता हूँ। अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसने एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट किया, पहले लेट अस से वो गया 3 स्टेप्स इन ईच डायरेक्शन, तो उसका पहला वेक्टर बन गया कितना? 3 आए क्या, और अब वो यहाँ से 2 स्टेप और आगे जा रहा है, तो लेट अस से b बार इज 2 आया क्या। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो मुझे मिलेगा r बार विच इज़ a बार प्लस b बार। तो जब तुम ऐड करते हो तो जो नया वेक्टर बनता है उसका डायरेक्शन और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, और मैग्नीट्यूड वाइज भी r इक्वल्स टू a प्लस b, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट एडिशन। एक पॉइंट में बार बार आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा जेई का तब ध्यान में नहीं रहता ये डायरेक्ट एडिशन कब किया। तो डायरेक्ट एडिशन कब किया? जब दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। आएगा क्वेश्चन आएगा वैसा। अब उल्टा सोचो, एन ऑब्जेक्ट गोज 3 स्टेप्स ड्यू ईस्ट एंड, मतलब 3 स्टेप ईस्ट गया तो 3 आया क्या, एंड 2 स्टेप्स ड्यू वेस्ट, उल्टा आया, तो कितना हो गया? -2। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट? 1 आई क्या, लेकिन रिजल्टेंट का डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ बिगर वेक्टर। जो भी बड़ा होगा वो, b बार बड़ा होता तो उल्टा दिखाता मैं। तो रिमेंबर, अगर b बार बड़ा होता तो हम r बार का डायरेक्शन क्या दिखाते? उल्टा। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आएगा? a माइनस बी, ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का, या फिर मैग्नीट्यूड लिखते टाइम चिंता नहीं करना, मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो b माइनस ए भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ b माइनस ए लिखोगे तो मॉड डाल देना, मॉड, तो यू कैन पुट b माइनस ए, अगर तुम ऐसा लिख रहे हो तो। अगर तुमको पता ही नहीं है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो पुट अ मॉड। अगर पता है कि a बड़ा है
तो डायरेक्ट लिख दो a माइनस बी। गुड। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, देखो अगला टॉपिक क्या है, पहले अगला टॉपिक का नाम पढ़ो। इज ए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? यस। ट्राइंगल लो नहीं है, वो लॉ है, वो उधर लो प्रिंट हो गया, नहीं दैट इज़ माई मिस्टेक, इसलिए तुमको पढ़ने के लिए बोला। दैट इज़ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। गुड। अब ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन हम तो वेक्टर को ऐड कर ही रहे थे ना, ऐड ही तो किया, तो ये ट्राइंगल लॉ क्यों आया? ये डायरेक्ट एडिशन कब होता है? व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, या फिर दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, बराबर। लेकिन नाउ इमेजिन हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए बार, ऐसा है, ओ से स्टार्ट हुआ पी पे गया। दूसरा वेक्टर है क्यू बार, बी बार, पी से स्टार्ट होकर क्यू पे गया। गुड, बराबर। इफ आई आस्क द रिजल्टेंट, बताओ तो रिजल्टेंट ओ से क्यू, ओ से तो डू यू सी यहाँ पे ट्राइंगल बन गया। हाँ, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो, बट दे आर एट सम एंगल टू ईच अदर, तो उस केस में जो रिजल्टेंट बनता है वो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल होता है, क्योंकि दो साइड तो यही थे ना, ए बार था एक साइड, बी बार था दूसरा साइड, रिजल्टेंट क्या बन गया? तीसरा साइड। तो तीसरा साइड बनने के बाद ट्राइंगल क्या हो गया? कंप्लीट। उससे पहले क्या था? इनकम्प्लीट। मैं एक एक वर्ड यहाँ बोल रहा हूँ, वो मैं स्टेटमेंट लिखूँगा अब, राइट। तो ट्राइंगल लॉ ये कब यूज़ होता है? जब दो वेक्टर्स दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन एंड दे आर नॉट ऑल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन, बट दे आर एट सम एंगल टू ईच अदर। तो पहले मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट लिख के बता देता हूँ, फिर उसको हम लोग समझेंगे एक एक करके। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। गुड, चलो ठीक है। वी विल फर्स्ट सी इसको ट्राइंगल लॉ क्यों बोला। हमारे पास दो वेक्टर थे, कोई भी नाम दे दो, चलो ए बार बोल देते हैं, सन नेम। एक दूसरा वेक्टर है बी बार। अब इफ़ यू नोटिस, जहाँ पे पहला वेक्टर ख़त्म हुआ, कौन सा पॉइंट? पी, वहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं टेकन इन ऑर्डर। क्या बोलते हैं? टेकन इन ऑर्डर। जहाँ पहला ख़त्म हुआ वहाँ से दूसरा स्टार्ट हुआ। रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ गया? ओ टू क्यू। इसका मतलब रिजल्टेंट गया टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर से हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, ये आर बार। गुड। अब जब स्टेटमेंट पढ़ोगे ट्राइंगल लॉ का, पढ़ो, पहले तुम पढ़ो फिर मैं समझाता हूँ। क्या है स्टेटमेंट? पढ़ो, क्या लिखा है? गुड। अब ये पूरे स्टेटमेंट में व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू, इफ़ टू वेक्टर्स, मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और ऐड करूँगा। इफ़ टू वेक्टर्स, मैं बोलूँगा इफ़ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, क्योंकि ये वेक्टर ज़ीरो नहीं है। इफ़ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, अल्टीमेटली तो ये एडिशन ही है, नाम में ही है वेक्टर एडिशन। तो एडिशन करने के लिए दोनों वेक्टर्स का टाइप क्या होना चाहिए? सेम। So if two non-zero vectors a bar and b bar representing same physical quantity या फिर of the same physical quantity, of the same type भी बोलते हैं इसको। same type मतलब same physical quantity. So if two non-zero vectors a bar and b bar of the same type are represented, मैं थोड़ा और भी इंफॉर्मेशन ऐड करूँगा, are represented in magnitude and direction। क्योंकि देखो ये जो साइड था वो एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी दिखाया मैंने, डायरेक्शन भी दिखाया, दूसरे का भी क्या दिखाया? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड and direction
and direction by two sides of incomplete triangle, by two sides of incomplete triangle taken in order, incomplete triangle taken in order, taken in order मतलब जहाँ पे पहला वेक्टर ख़त्म हुआ वहाँ पे दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ। इसका मतलब ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते वक्त ये नेसेसरी कंडीशन है कि जहाँ पे पहला वेक्टर ख़त्म हो रहा है, मतलब जहाँ पे पहले वेक्टर का हेड है वहाँ पे दूसरे वेक्टर का क्या होना चाहिए, टेल, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते हो। सो इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार ऑफ द सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, then the resultant is represented in magnitude and direction, then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side, by the third side of the triangle, direction by the third side of the triangle, starting from, कहाँ से स्टार्ट हुआ, tail of first vector and ending at head of the second vector, starting from tail of first vector and ending at head of second vector। क्लियर यहाँ तक? तो ये स्टेटमेंट्स भी तुमको प्रॉपरली याद होने चाहिए। वैसे एक टाइम के बाद याद हो ही जाता है, बिकॉज यू अंडरस्टूड कि तुम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो, वो दोनों वेक्टर नॉन जीरो है, वो दोनों वेक्टर सेम टाइप के हैं, वो दोनों वेक्टर दे आर फॉर्मिंग टू साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट ट्राइंगल, एंड ये इनकम्प्लीट ट्राइंगल के जो दो साइड्स हैं, जो दो वेक्टर्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड भी दिखाया और हमने डायरेक्शन भी दिखाया, एंड दोनों का रिजल्टेंट इज द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और ये जो तीसरा साइड था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, टेल ऑफ फर्स्ट एंड एंड ऑफ सेकेंड वेक्टर। थोड़े 8-10 दिन के बाद तुमको याद रह ही जाएगा कि टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार ऑफ द सेम टाइप, मतलब रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, are represented in magnitude and direction by two sides of incomplete triangle taken in order, जहाँ पहला ख़त्म हुआ वहाँ से दूसरा स्टार्ट हुआ। Then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle, such that it starts from the tail of first vector and ends at the head of second vector. Good. अब ये जो वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, वो यूज़ करके हम दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ प्रूव करेंगे, शो करेंगे। सो वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैन बी यूज टू शो टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला है, मैंने इससे पहले ही बोल दिया कि वेक्टर अलजेब्रा की बात हो रही है। अगर स्केलर होता तो 2 + 3 = 3 + 2, लेकिन वेक्टर में ए बार प्लस बी बार और बी बार प्लस ए बार सेम है कि नहीं वो शो करना पड़ेगा। तो तुम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि हाँ सेम ही है, यू विल हैव टू प्रूव दिस। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। सो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो पहला प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि तुम ए बार को बी बार में ऐड करो या बी बार को ए बार में ऐड करो, एक ही बात है। ए बार प्लस बी बार इक्वल्स टू बी बार प्लस ए बार, लेकिन शो करना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रूव, डायरेक्टली नहीं चलता इधर। तो एक काम करेंगे, पहले एक वेक्टर ले लेंगे ए बार, दिस इज ए बार। लेट अस से ये ओ से स्टार्ट हुआ, पी तक गया। देन वी टेक अनदर वेक्टर बी बार, बी बार। लेट अस से पी से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, क्यू तक। तो ये याद रखना, इसको याद रखना। इसको मैं फ़िलहाल साइड में रख देता हूँ, कीप इट असाइड हियर। पहले मैं LHS सॉल्व करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज ए बार, OP। व्हाट इज बी बार, PQ। तो मैं ऐसा करता हूँ, ए बार प्लस बी बार को लिखता हूँ OP प्लस PQ बार, बराबर।
तो क्या ये दो वेक्टर्स टू साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट ट्राइंगल है? हाँ। क्या ये दोनों टेकन इन ऑर्डर है? हाँ। जहाँ पे पहला वेक्टर खत्म हुआ वहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ। क्या यहाँ पे ट्राइंगल लॉ एप्लीकेबल है? यस और नो? यस, राइट, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम टाइप के, तो अजम्पशन ही है, वो तो सेम टाइप के हैं, तो दे शुड बी इन ऑर्डर, दे आर इन ऑर्डर। गुड। तो रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ जाएगा? ओ से क्यू, ओ से क्यू। तो ओ पी प्लस पी क्यू इज ओ क्यू। इसको मैं फिलहाल बोल देता हूँ R1 बार, कुछ नाम देना था दे दिया। तो ओ क्यू विच इज़ बेसिकली R1 बार। ये हो गया तुम्हारा LHS रेडी। अब अगर मैं शो कर देता हूँ कि RHS भी इतना ही आता है, तो LHS इक्वल्स टू, मतलब ए बार प्लस बी बार इक्वल्स टू बी बार प्लस ए बार, वो शो करना पड़ेगा। वो शो कैसे करते हैं देखो। तो लेट्स वर्क आउट RHS नाउ। व्हाट इज राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन? बी बार प्लस ए बार, इट इज बी बार प्लस ए बार। अब प्रॉब्लम ये है, बी बार प्लस ए बार, पहला वेक्टर कौन सा लेगा तुमने? बी बार। ट्राइंगल लॉ के लिए जहाँ पे पहला वेक्टर ख़त्म होता है वहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। मतलब बी बार का एंड पॉइंट कौन है? तो वहाँ से क्या स्टार्ट होना चाहिए? ए। ऐसा है क्या? नहीं। तो हम लोग ट्राइंगल लॉ यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन हम ऐसा तो कर सकते हैं, इस वेक्टर को मैं एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ। डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, तो वेक्टर भी सेम। रिमेंबर वेक्टर के पास दो ही चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड एंड। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड बिकॉज दे आर पैरेलल, एंड दे हैव सेम डायरेक्शन बिकॉज दे आर पैरेलल। बराबर, करेक्ट। अब मैं और मेरे बाजू में मेरा दोस्त खड़ा है, हम दोनों सेम डायरेक्शन में बातें करते करते गए, सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए, सेम पॉइंट तक गए। तो डू यू थिंक हम दोनों का जो वेक्टर है वो सेम होगा? क्या? तो फिर वैसा ही है ना, सेम है, पैरेलल सेम है। तो वैसा इसका भी होगा फिर। तो ए बार मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। क्या आ गया? ए बार। इसको कुछ नया नाम दे दो, PQRS समथिंग बोल दो, एस कुछ तो बोल दो, डजंट मैटर। अब मुझे बताओ, जो बी बार पहले तुम PQ बोल रहे थे, अब उस बी बार को मैं OS बोल सकता हूँ क्या? हाँ। क्या आ गया? OS। और ए बार को मैं SQ बोल सकता हूँ? हाँ। अब मुझे बताओ, बी बार जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ पे ए बार स्टार्ट हुआ? हाँ। तो ट्राइंगल लॉ एप्लीकेबल है? हाँ। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? क्या आएगा? OQ। पिछले केस में भी रिजल्टेंट क्या था? OQ। अभी भी क्या है? OQ था ना, पिछले केस में OQ था ना। हाँ, तो उसको सिर्फ R1 बार बोला था, मत बोलो क्या फ़र्क पड़ता है, डो नॉट कॉल इट एज R1, दिस जस्ट OQ। ठीक है, डजंट मैटर। तो ये हो गया आपका R2 बार। लेकिन देयरफॉर यू सी, ये भी OQ और वो भी OQ, तो यू कैन राइट डाउन LHS इक्वल्स टू RHS। तो देयरफॉर ए बार प्लस बी बार इक्वल्स टू बी बार प्लस ए बार। तो वेक्टर एडिशन जस्ट लाइक स्केलर एडिशन इज कम्यूटेटिव, क्योंकि स्केलर एडिशन में भी तुम 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, एक ही बात थी। यहाँ पे भी अभी ए बार प्लस बी बार इक्वल्स टू बी बार प्लस ए बार, पी बार प्लस क्यू बार इक्वल्स टू क्यू बार प्लस पी बार, सी बार प्लस डी बार इक्वल्स टू डी बार प्लस सी बार। तो अभी आज के आगे अभी से, क्योंकि अभी तुमने सीखा ना, इसके आगे से याद रखना, यहाँ पे भी एडिशन करते वक्त, क्या करते वक्त ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो यू ऐड ए बार प्लस बी बार या फिर बी बार प्लस ए बार। फटाफट एक बार रिवाइज कर देता हूँ, कुछ नहीं है, दो वेक्टर्स थे, एक था ए बार, एक था बी बार। ए स्टार्ट हुआ ओ से गया पी तक, बी स्टार्ट हुआ पी से गया क्यू तक। हमने पहले ए बार प्लस बी बार किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल लॉ एप्लीकेबल है। जहाँ पे पहला वेक्टर ख़त्म हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, नो इश्यूज एट ऑल। रिजल्टेंट गोज फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द एंड ऑफ हेड ऑफ सेकेंड। रिजल्टेंट इज OQ बार। क्लियर? लेकिन जब तुम बी बार प्लस ए बार करने गए तो प्रॉब्लम ये हो गया कि बी बार जहाँ एंड हो रहा है वहाँ से ए बार स्टार्ट होना चाहिए था, वैसा तो है नहीं। इसलिए हमको बी बार को एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करना पड़ गया और ए बार को भी एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करना पड़ गया।
आफ्टर ड्राइंग पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करने के बाद हम अभी ऐसा बोल सकते हैं कि जहाँ पे बी बार एंड हुआ, मतलब जहाँ बी बार का हेड है वहाँ पे ए बार का टेल है, तो रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम ओ टू क्यू। अब जो दूसरा प्रॉपर्टी शो करना है उसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अब ये एसोसिएटिव का मतलब क्या? एसोसिएटिव का मतलब समझने से पहले अगर आपने नोटिस किया होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमको सिर्फ दो ही वेक्टर को एट अ टाइम ऐड करने का परमिशन देता है। तुम तीन को नहीं ऐड कर सकते हैं, दो ही को ऐड करोगे ना। दो वेक्टर को ही ऐड कर रहे थे ना हम लोग, कि एक साथ तीन को ऐड कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास तीन वेक्टर का एडिशन आ जाए तो अब क्या करना, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम आता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताता हूँ। देखो प्रॉब्लम यह है कि मैं तीनों वेक्टर्स को एट अ टाइम एक साथ नहीं ऐड कर सकता, तो मुझे पहले दो वेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा, दो वेक्टर को ऐड करके नया वेक्टर बनाना पड़ेगा, और वो नए वेक्टर को जो बचा हुआ तीसरा वेक्टर था उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इफ़ यू सी एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, बी बार ना, बी बार तुम ए बार के साथ लगा दो, या फिर बी बार को तुम सी बार के साथ लगा दो। तो बी बार कैन बी एसोसिएटेड विथ ईदर ए और इट कैन बी एसोसिएटेड विथ सी। इसका मतलब तुम ए और बी को पहले ऐड करके एक वेक्टर बनाओ, उसको किस में ऐड करो? सी में। या फिर तुम बी और सी को ऐड करके नया वेक्टर बनाओ और उसको किस में ऐड कर दो? ए में। इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि तीनों में से कोई भी एक वेक्टर, जैसे बी बार पहले किसके साथ एसोसिएट किया? ए, और किसके साथ किया? कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है। तो यू कैन एसोसिएट बी बार या तो ए के साथ या फिर सी के साथ, इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अगेन मेरे बोलने से डजंट मेक एनी डिफरेंस, यू विल हैव टू शो दिस। इसको प्रूव करना पड़ेगा। अब इसको प्रूव करने के लिए जैसे पिछले केस में ए बार प्लस बी बार इक्वल टू बी बार प्लस ए बार शो करने के लिए दो वेक्टर लिए थे, यहाँ तीन वेक्टर लेने पड़ेंगे, तो चलो तीन वेक्टर लेते हैं। फिर वही सेम प्रोसेस LHS इक्वल्स टू RHS वैसे ही करेंगे। चलो मान लेते हैं ये एक वेक्टर है ए बार, और थोड़ा नोट्स में हो सकता है नाम मैंने कुछ अलग दे दी हो, डजंट मैटर, नाम में से भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट शुड बी करेक्ट। नहीं तो फिर बोलोगे वो वहाँ तो अलग नाम दिया है, वहाँ तो अलग डायग्राम दिया है, डज नॉट मैटर, रियली इट डज नॉट मैटर। चलो ओके, तो एक काम करेंगे, ये ए बार ले लेते हैं, इसको बी बार बोल देते हैं, इसको सी बार बोल देते हैं, इसको कुछ नाम देना है, चलो ओ दे दिया, पी क्यू समथिंग RS, जो भी बोलना हो बोल दो, डजंट मैटर। गुड। अभी स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन से। लेफ्ट हैंड साइड इज बी बार एसोसिएटेड विथ ए बार प्लस बी बार एंड प्लस सी बार। अब पहले सबसे पहले ए बार और बी बार को ऐड करके सिंगल वेक्टर बनाना पड़ेगा। ए बार और बी बार को ऐड करके क्या बनाना पड़ेगा? सिंगल वेक्टर। क्या बनाना पड़ेगा? ध्यान नहीं है तुम्हारा, इधर ध्यान दो, मेरे को चलता नहीं, मैं पहले ही बोला देता हूँ। इफ़ यू डू नॉट पे अटेंशन, छुट्टी डायरेक्ट, नो आर्ग्यूमेंट्स। गुड, पक्का पक्का। तो रिमेंबर, ए बार और बी बार को जब ऐड करोगे तो ये दो वेक्टर ट्राइंगल लॉ सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? हाँ, क्योंकि जहाँ पे ए बार एंड हुआ, कहाँ पे एंड हुआ? P, वहाँ से बी बार स्टार्ट हुआ, राइट? तो तुम डायरेक्टली ट्राइंगल लॉ लगा सकते हो, तो लगा दो। तो ए बार प्लस बी बार विल बी अ न्यू वेक्टर विच विल बी O से Q तक। गुड। तो इट विल बी अ न्यू वेक्टर विच गोज फ्रॉम लेट अस से O टू Q।
इसको कुछ नाम होता है टेम्परेरी, कॉल इट समथिंग R1 बार सम नेम। तो ए बार प्लस बी बार इज विच वेक्टर R1 बार, R1 बार, या फिर तुम इसको OQ बार बोल दो, ठीक है ना। ए बार को मैं ऐसा लिख ही सकता हूँ OP, बी बार को क्या लिख सकता हूँ मैं PQ, और सी बार को क्या लिख सकता हूँ मैं, जल्दी बताओ, QR। ये क्या हो गया OQ प्लस QR। गुड। अब देखो ऐसा है, थोड़ा सा डायग्राम समझते जाओ, बिकॉज इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। यू मे बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दिस आल्सो। तुमने किसको किसको ऐड किया, ए और बी, ए और बी ऐड करके क्या बन गया OQ मतलब R1। तो अभी ए और बी को हटा दो, अभी इनका काम नहीं हो गया इनका काम। अभी क्या बचा, R1 मतलब OQ और सी बार मतलब QR। अब ये दोनों वापस से ट्राइंगल लॉ सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, हाँ। तो रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ, O से R। ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट, फाइनल रिजल्टेंट। तो इसको बोल दो OR। दिस इज इक्वल्स टू OR। अब इसको ऐसा ही रखो। अभी हम लोग राइट हैंड साइड वेरीफाई करेंगे कि राइट हैंड साइड के लिए भी OR आता है क्या, विल सी, देखते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। तो फिर वापस मुझे यही डायग्राम लेना पड़ेगा। What was right hand side of the equation? Okay, A bar plus B bar plus C bar। चलो ठीक है, गुड। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो A बार है ये O से कहाँ गया, P तक, तो OP बार। ये B बार कहाँ से कहाँ गया, PQ बार, और C बार कहाँ से कहाँ गया, Q2 बार। तो मैं पहले B और C को ऐड कर सकता हूँ क्या, हाँ। ट्राइंगल को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या वो, हाँ। जहाँ पे बी बार एंड हुआ वहाँ से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा कहाँ से कहाँ, P से R, P से R। गुड। तो इसको लिख लेंगे हम लोग OP बार प्लस PR बार, और इन दोनों को ऐड करने के बाद ये जो वेक्टर बना P से R, अब ये दोनों हटा दो, इनका कोई काम नहीं है इधर, क्योंकि उनका रोल ख़त्म हो गया। आप दे डोंट हैव एनी अदर रोल हियर। तो ऐसा है। तो मुझे बताओ, क्या अब हम लोग OP को और PR को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, हाँ। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल लॉ यहाँ पे वापस से एप्लीकेबल है। तो क्या बन गया OR बार, तो क्या हो गया OR बार। तो देयरफॉर डू यू सी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हेंस प्रूव्ड वेक्टर एडिशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, कभी भी याद रखना, जब तक तुमको प्रॉब्लम ही नहीं समझा तो सॉल्यूशन समझ में आने ही नहीं वाला। प्रॉब्लम ये था एसोसिएटिव क्यों आया, क्योंकि हमारे पास अब 3 वेक्टर को ऐड करने का क्वेश्चन आ गया। अब 3 वेक्टर को हम डायरेक्टली तो ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि हमको ट्राइंगल लॉ बताता है कितने वेक्टर्स का एडिशन, 2। तो जब 3 वेक्टर को ऐड करना हो तो क्या करें। अब क्योंकि क्वेश्चन तो ये आ गया कि मैं B बार और A बार को पहले ऐड करूं, या फिर B बार और C बार को ऐड करूं। अगर मैं B और A को ऐड करता हूं तो नया वेक्टर बन जाएगा, उसको किस में ऐड करूंगा, C में। और अगर मैं B और C को ऐड करता हूं पहले, तो ये नया वेक्टर बनेगा, उसको किस में ऐड करेंगे, A में। तो क्या ये सेम आएगा, तो चेक कर लो ये सेम आएगा कि नहीं। तो हमने क्या किया, 3 वेक्टर लिए। पहले हमने A और B को ऐड किया, मतलब OP और PQ। तो नया वेक्टर क्या बना, OQ। अब ये नया वेक्टर जो है OQ बार, उसको किस में ऐड किया, QR बार। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, O से R। अब राइट हैंड साइड के लिए भी चेक कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड के लिए हम लोग किसको पहले ऐड करेंगे, B बार और C बार। B बार मतलब PQ और C बार मतलब QR। तो PQ प्लस QR मतलब कौन सा वेक्टर, PR। अब जो A बार था, जो OP था, उसमें किसको ऐड कर दिया, PR। तो क्या आया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आया क्या, हाँ।
इसका मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता बी बार को ए के साथ एसोसिएट करो या बी बार को सी के साथ। गुड, क्लियर यहाँ तक? अब अगला टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। है क्या ऐसा? है ना, यही है ना? हाँ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। पहली बात, हमने जब यहाँ पे ट्रायंगल लॉ देखा, ट्रायंगल लॉ, हमने बोला कि दो वेक्टर को तुमने ऐड कर लिया तो क्या बन गया? नया वेक्टर। वेक्टर के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड, हमने तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड किया नहीं यहाँ पे, किया क्या? नहीं। तो क्यों नहीं किया? नंबर 1, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि अगला जो टॉपिक है कौन सा? लॉ ऑफ, उसमें देखो हमने फाइंड किया है, मैग्नीट्यूड भी फाइंड किया, डायरेक्शन भी फाइंड किया है, ठीक है, राइट? ट्राइंगल में नहीं किया, उसमें किया, क्योंकि ये दोनों लॉ सेम है, अलग अलग है ही नहीं। ये आपके जो बुक्स लिखते हैं या जो बुक्स बनाते हैं उन्होंने दो लॉ बता दिए, दे आर सेम। बताता हूँ कैसे। इसका मतलब जो फॉर्मूला तुम पैरेललोग्राम लॉ में डिराइव करने वाले हो वही फॉर्मूला तुमको ट्रायंगल लॉ के लिए भी एप्लीकेबल है, सेम फॉर्मूला। तो दे आर नॉट टू डिफरेंट लॉज, एक ही लॉ है। बताता हूँ क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बताता हूँ मैं। तो अगला क्या है हमारा, क्या लॉ है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट में बाद में लिखता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ट्रायंगल लॉ में जो दो साइड्स थे, दे वर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। बराबर ऐसा ही था ना? करेक्ट। पैरेललोग्राम लॉ में जो दो वेक्टर्स हैं, मैं सिर्फ वेक्टर का नाम चेंज कर दिया, उधर ए बार बी बार बोला था, यहाँ पे पी बार एंड क्यू बार बोल रहा हूँ। मैं ऐसा जानबूझ के करता रहता हूँ, क्योंकि जब एग्जाम में नाम चेंज कर करके क्वेश्चन आते हैं तो तुम कंफ्यूज मत हो जाओ, इसलिए अभी से कर दिया, ठीक है? जस्ट रिमेंबर। तो ये आ गया क्यू बार। उस केस में ट्रायंगल लॉ में जहाँ पहला वेक्टर ख़त्म हुआ था, मतलब जहाँ पहले वेक्टर का हेड था वहाँ पर दूसरे वेक्टर का टेल था, यहाँ पे दोनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे दो साइड्स, मतलब टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। वहाँ पे टू साइड्स आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट ट्रायंगल। यहाँ पे टू साइड्स रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट, टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब मैंने बोला कि ये दोनों सेम है, क्यों सेम है बताता हूँ। अच्छा, इसको इधर रखा तो ट्रायंगल लॉ लगेगा क्या? हाँ। वेक्टर के पास क्या क्या है? मैग्नीट्यूड एंड। तो मैं एक वेक्टर को जहाँ चाहूँ वहाँ पे उठा के रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ। कंडीशन नंबर 1, उसका डायरेक्शन चेंज मत करो। किया क्या चेंज में डायरेक्शन? नहीं। अभी मैं ईस्ट में देख रहा हूँ, बराबर, करेक्ट। मैं इधर आके खड़ा हूँ, मैं अभी भी ईस्ट में देख रहा हूँ, डायरेक्शन चेंज हुआ? हमने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया? नहीं। कहाँ मैग्नीट्यूड कहाँ चेंज किया? मैंने सिर्फ यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। गुड। यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, डायरेक्शन भी वही और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ क्यों नहीं रख सकता? फिर रख सकता हूँ ना। यहाँ रखा तो पैरेललोग्राम, यहाँ रखा तो ट्रायंगल। पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल। तो कहाँ पे दो डिफरेंट है? सेम ही तो है, दे आर सेम। हाँ, वो सिर्फ उतना डिफरेंस है, लेकिन बोथ आर द सेम। क्योंकि वेक्टर को मैं उठा के शिफ्ट कर ही सकता हूँ, तो टेल कहाँ रखना है वो भी तो मेरे ऊपर ही है ना, मेरी मर्जी में टेल कहाँ रखूँ। पक्का? तो तुम टेल सेम पॉइंट पे रखो या फिर एक के हेड पे दूसरे का टेल रख दो, रिजल्टेंट सेम बनने वाला है। गुड। अब पैरेललोग्राम समझने से पहले तुम लोगों को इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये इनकम्प्लीट है,
मतलब P वेक्टर को पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा और Q वेक्टर को भी पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। और अब इस केस में जो रिजल्टेंट आता है, क्या आता है? रिजल्टेंट। पिछले केस में रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ था? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड। यहाँ पे टेल दोनों का सेम पॉइंट पे है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होता है इट इज़ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। क्योंकि डायगोनल तो ये भी हो सकता था ना फिर, तो यहाँ पे कौन सा डायगोनल? जो उसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो ये हो गया कौन? रिजल्टेंट। कौन हो गया ये? कौन हो गया ये? तो यहाँ पे रिजल्टेंट कौन है? डायगोनल है। कौन है? और ट्राइंगल में कौन था? थर्ड साइड। तो डू यू नोटिस थर्ड साइड ही तो है ना ये? हाँ, वेरी गुड पक्का। अभी सिर्फ इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। पिछले केस में तुमने ट्राइंगल लॉ में ऐसा बोला था, इफ टू वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर्स a bar and b bar of the same type are represented in magnitude and direction by two sides of incomplete triangle taken in order, then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side of triangle starting from the tail of first to the head of second। अभी यहाँ पे क्या बोलेंगे? if two vectors non zero vectors P bar and Q bar of the same type are represented by two adjacent sides of a parallelogram, बराबर, then the resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point। बन गया स्टेटमेंट? हो गया? पक्का गुड। तो दोनों सेम है, लेकिन अभी क्या करेंगे? वो बोलते हैं पैरेललोग्राम, चलो ठीक है, उनकी बात भी सही, अपनी भी सही, दोनों सेम है। सो इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स P bar and Q bar ऑफ द सेम टाइप, क्योंकि यहाँ भी तुम ऐड ही कर रहे हो, जब तक ऐड कर रहे हो तो ये तुमको लिखना ही पड़ेगा। सेम टाइप मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम टाइप आर represented in magnitude and direction by if two non-zero vectors P bar and Q bar of the same type are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram, then the resultant is represented in magnitude and direction by diagonal of parallelogram स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, या फिर उसका टेल सेम पॉइंट पे ऐसा ही बोल सकते हो, बट ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। क्लियर यहाँ तक? अब ट्राइंगल लॉ में हमने जानबूझ के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड नहीं किया था, क्योंकि अभी मैंने बताया ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ आर मोर और लेस सेम। मतलब जो पैरेललोग्राम लॉ में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वही किस में आएगा? ट्राइंगल लॉ, बराबर। जो डायरेक्शन आएगा यहाँ पे वही कहाँ आएगा? ट्राइंगल लॉ। तो एक काम करते हैं, अब पहले तो प्रॉब्लम समझ लेना। हमेशा याद रखना, फिज़िक्स तुमको अगर फिज़िक्स में अच्छा करना है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर। जब तक तुमको प्रॉब्लम ही नहीं समझा तो सॉल्व क्या करेंगे हम लोग? इशू ये है कि मुझे आर बार का मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए ना आर बार का।
दिक्कत ये है कि यहाँ पे एक भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम भी लगा नहीं सकता। तो आई हैव नो वे, मैथमेटिकली मेरे पास इसके आगे कुछ रास्ता ही नहीं है। आई एम स्टक हियर। तो अभी एक काम करना, मैथमेटिकली तुम स्टक हो गए ना, ये जो लाइन है ना ओ ए, इसको कर दो एक्सटेंड। गुड। और ये जो पॉइंट है, चलो इसको सी पॉइंट नाम दे देता हूँ। सी पॉइंट से इस एक्सटेंडेड ओ ए लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, और ये इस लाइन को, एक्सटेंडेड लाइन ओ ए को ये इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पे, डी पॉइंट पे। अब एक की जगह पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, ओ सी डी ए सी डी। और ये जो वेक्टर था पी बार और क्यू बार, इसमें एंगल को थीटा मान लो। क्या मान लिया? तो ये भी क्या हो गया, थीटा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। गुड। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर। डायरेक्शन बाद में देखते हैं, पहले मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार देखते हैं। तो टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, कौन से पॉइंट से? फ्रॉम पॉइंट सी ऑन एक्सटेंडेड, क्योंकि वो लाइन को मैंने बढ़ा लिया, ऑन एक्सटेंडेड लाइन ओ ए विच मीट्स एट पॉइंट डी, विच इंटरसेक्ट्स, विच मीट्स एट पॉइंट डी। ओके। तो अभी ऐसा है, ये बन गया तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ सी डी, फ्रॉम ट्राइंगल ओ सी डी, मेरे को बताओ तो ये ट्राइंगल ओ सी डी में हु इज हाइपोटेन्यूस? ओ सी। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। लेकिन जो ओ डी है वो खुद ओ ए प्लस ए डी है। ये जो ओ डी है ये खुद ओ ए प्लस ए डी है। तो यहाँ पे ओ डी की जगह पे लिखोगे आप ओ ए प्लस ए डी। तो ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए डी। सो देयरफॉर यू हैव ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। So therefore you have OC square equals to OA square plus 2OA into AD plus AD square plus DC square। गुड। पक्का। लेकिन अगर अच्छे से नोटिस कर रहे हो तो ये देखो आखिरी टर्म क्या है, AD स्क्वायर प्लस दो आखिरी टर्म AD स्क्वायर प्लस ये खुद क्या है, AC स्क्वायर। From right angle triangle ACD, but from triangle ACD you have AD square plus DC square equals to AC square. So therefore OC square equals to OA square plus 2OA into AD plus ये क्या लिखेंगे, AC square। ये जो फॉर्मूला डिराइव हो रहा है ये तुमको एक चैप्टर में नहीं 6 चैप्टर में लड़ने वाला है। 6 डिफरेंट चैप्टर्स। इसका जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो इतना पावरफुल है, बहुत जगह पे 15 स्टेप वर्सेस 1 स्टेप खत्म। अगर ये याद है तो एक स्टेप, अगर ये याद है तुमको समझ में आ गया कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी वो वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर्स को मैं ऐड करके जो नया वेक्टर बनाऊंगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर दिस, खत्म, सिंगल स्टेप आंसर। अब मुझे बताओ व्हाट इज ओ ए, व्हाट इज ओ सी। देखो जरा, व्हाट इज ओ सी? रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। तो बट ओ सी इज इक्वल्स टू आर। व्हाट इज ओ ए? ओ ए पी, ओ ए इक्वल्स टू पी। उसके बाद ए डी, चलो ए डी को रखो साइड में पहले। व्हाट इज ए सी? व्हाट इज ए सी? क्यू, ए सी इज क्यू। एंड कमिंग बैक टू दिस ट्राइंगल नाउ, हमको क्या नहीं पता, AD क्या नहीं पता, ये AD एडजेसेंट है एंगल को कि अपोजिट है? एडजेसेंट है ना, लग के है ना। तो कॉस के साइन, कॉस, तो ठीक है, ये जो ट्राइंगल है ना इसमें कॉस यूज़ करो।
ऑल्सो व्हाट इज कॉस थीटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल, व्हाट इज कॉस एडजेसेंट मतलब अपॉन ए सी। तो यहाँ से तुमको ए डी क्या मिल गया, ए सी कॉस थीटा, लेकिन ए सी खुद क्या था क्यू, तो क्या आ गया क्यू कॉस थीटा। देयरफॉर ओ सी की जगह पे क्या लिखेंगे, तो आर स्क्वायर, ओ ए की जगह पे क्या लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 2 OA मतलब 2P। ए डी व्हाट इज ए डी, क्यू कॉस थीटा प्लस ए सी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर। तो आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये आ गया दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का फॉर्मूला। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, फिर इसका यूज़ बताता हूँ कि कहाँ इसका यूज़ होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो वेक्टर थे, ओ ए विच इज़ पी बार, ओ बी विच इज़ क्यू बार। दिस आर टू साइड्स एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड, लॉक कर दे लॉक। वी आर नॉट प्लेइंग KBC, लेकिन फिर भी लॉक कर दे। क्या ये रिजल्टेंट है आर विच इज़ डायगोनल। हमको आर का मैग्नीट्यूड चाहिए। प्रॉब्लम था आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, तो इसमें एक भी राइट एंगल ट्राइंगल था ही नहीं, तो हमने इस ओ ए लाइन को क्या किया एक्सटेंड और यहाँ से क्या ड्रॉप कर दिया। तो अभी हमारे पास OCD ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इस पर पाइथागोरस हम लगाओ, OC स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। OC स्क्वायर इक्वल्स टू OD, लेकिन OD क्या है OA प्लस AD। तो आ गया आपका OA प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, OA स्क्वायर प्लस 2OA AD प्लस AD स्क्वायर और प्लस क्या आया DC स्क्वायर। गुड। तो अब ये AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर क्या है, तो ये आ गया आपका AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो क्या बन गया आपका OC स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस 2OA AD इंटू AD प्लस AC स्क्वायर। OC मतलब कौन R, OA मतलब कौन P, AC मतलब कौन AD फाइंड करना है, तो हमने cos थीटा यूज़ कर दिया। व्हाट इज cos थीटा, एडजेसेंट साइड अपॉन, तो क्या आ गया वो AD अपॉन AC। तो व्हाट इज AD, AC cos थीटा मतलब क्या Q cos थीटा। तो ये जो तुम्हारा AD था यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, सब करने का फॉर्मूला क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर छोड़ दो ये सब, ट्राइंगल लॉ पैरेललोग्राम सब भूल जाओ। इफ आई एम सेइंग P वेक्टर इज 2i कैप, Q वेक्टर इज 3i कैप, व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, ये 5 कब आया, जब दोनों का डायरेक्शन अब इमेजिन करो कि ये P बार और Q बार दोनों का डायरेक्शन सेम, मतलब एंगल कितना है 0, कितना है पुट cos 0, व्हाट इज cos 0 1, कितना, तो ये क्या हो गया 1। तो क्या हुआ अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा तो 1 हो गया ना, P प्लस Q होल स्क्वायर, और वो रूट और स्क्वायर क्या हो गया, तो क्या बचा P प्लस Q। P की वैल्यू कितनी थी, Q की वैल्यू कितनी थी, वही आंसर आया कि नहीं। तो ये जो डिराइव किया ये करेक्ट है। तो जब तुम डिराइव करते हो उसके बाद वैल्यूज डाल के देखो, लॉजिकली डाल के देखो कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो आंसर P प्लस Q आना चाहिए था। तो थीटा की वैल्यू मैंने 0 कर दी तो P प्लस Q आया क्या। हाँ, अगर P फॉर एग्जाम्पल 3i कैप है और Q माइनस 2i कैप है, तो आंसर क्या आना चाहिए, मतलब P माइनस Q आना चाहिए। क्या आना चाहिए, और आई कैप और माइनस आई कैप में एंगल कितना होता है 180, कितना होता है 180 होता है ना। मैं आगे गया और मैं पीछे आया, एंगल कितना बना टोटल 180। डालना यहाँ पर cos ऑफ 180 मतलब -1, कितना, तो P स्क्वायर माइनस 2PQ प्लस Q स्क्वायर मतलब क्या P माइनस Q होल स्क्वायर, और उसका रूट P माइनस Q। P की वैल्यू कितनी थी, Q की वैल्यू कितनी थी, तो आंसर क्या है, तो फॉर्मूला करेक्ट है। और एक फॉर्मूला जनरल है। जनरल मतलब अभी तुम पहले बोले कि हम ऐड कब करेंगे,
हम ऐड तब करेंगे जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। हम सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो। और इफ़ दोनों का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट नहीं है, कुछ और है, तो हम क्या करेंगे? हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। अब कुछ मत लगाना, एक ही लगाना, अंडा सबके लिए एक ही है। तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, लेट्स से P is 12 I cap, कितना? Q is 5 J cap, कितना? I cap मतलब कौन सा डायरेक्शन होता है? एक्स एक्सिस। हाँ, ईस्ट बोल दो, एक्स एक्सिस बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है? J cap मतलब कौन होता है? एक्स और वाई में कितना एंगल होता है? कितना होता है? 90। कितना होता है? तो मैंने एक वेक्टर तुमको बोला 5 I cap, एक बोला 12 J cap, करेक्ट? तो दोनों में एंगल कितना हुआ? तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 90। व्हाट इज cos 90? 0। तो क्या बचा? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस व्हाट इज पी? 5। व्हाट इज 5 स्क्वायर? 25। व्हाट इज क्यू? 12। 12 स्क्वायर 144। 25 and 144 169। रिजल्टेंट इज 30। दैट इज हाउ यू फाइंड। ओके, पक्का पक्का। तो ये फॉर्मूला ही रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। जो पहले मैंने बताया छोड़ दो उसको, अब वो मेरे को बताना पड़ा क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है। अब लास्ट थिंग, हमने अभी तक सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड किया है रिजल्टेंट का। अब हमने डायरेक्शन कहाँ फाइंड किया? डायरेक्शन हमको एंगल्स बताते हैं। बताता हूँ कैसे। अभी इसके आगे याद रखना, डायरेक्शन हमेशा हमको एंगल से पता लग जाता है। ईस्ट को मैं 0 एंगल मान लेता हूँ। कितना मान लिया? 0। तो वेस्ट कितना हो गया? 180। नॉर्थ कितना हो गया? साउथ कितना हुआ? 180 और 90 270 3π/2। तो नॉर्थ ईस्ट कितना हुआ? 45, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यहाँ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका। ये कौन हो गया? साउथ वेस्ट। यहाँ पर और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये कौन है? नॉर्थ वेस्ट। और ये कौन है? साउथ ईस्ट। गुड। तो इफ आई से 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट, मतलब कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट। 135 डिग्री मतलब 135। ये 90 है और 45 है। नॉर्थ वेस्ट। कौन? वेरी गुड। कौन? 225 मतलब क्या? साउथ वेस्ट। पक्का पक्का। 315 मतलब क्या? साउथ ईस्ट। इसका मतलब अगर डायरेक्शन निकालना है तो क्या निकालो? एंगल। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करना मतलब रिजल्टेंट ने कितना एंगल बनाया वो फाइंड करना। अब रिजल्टेंट एंगल तो P बार के साथ बना सकता है और किससे बना सकता है? Q बार के साथ, क्योंकि रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट है? रिजल्टेंट इज रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q। तो इसने P के साथ कितना एंगल बनाया? अल्फा। और Q के साथ कितना बनाया? बीटा। मैं एक फाइंड करके दूंगा, दूसरा मैं याद रखने का ट्रिक दे दूंगा। तो डायरेक्शन ऑफ R बार, डायरेक्शन फाइंड करना मतलब किसकी वैल्यू फाइंड करना? अल्फा एंड बीटा। किसकी फाइंड करना? अल्फा एंड बीटा। अच्छा मुझे बताओ, तुमको अभी पहले मैं बता देता हूँ, इसके बाद तुम याद रखोगे। वेक्टर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, वेक्टर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमेशा tan ही यूज़ करना पड़ता है। क्या यूज़ करना पड़ता है? tan। वो क्यों वो कल बताऊंगा, लेकिन अभी याद रखना tan। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ tan? विच साइड बाय विच साइड? अपोजिट अपॉन। लुक एट दिस ट्राइंगल OCD। tan अल्फा इज अपोजिट मतलब कौन? CD अपॉन अपॉन एडजेसेंट मतलब OD। तो tan अल्फा इज CD अपॉन OD। लेकिन ये जो OD है वो OA प्लस AD है, और OA कौन है और AD कौन है? Q cos थीटा। अभी फाइंड किया था, याद आ रहा है क्या? अभी आज ही किया ना। और ये जो CD है, ये फाइंड करने के लिए ये CD थीटा को अपोजिट है कि एडजेसेंट है?
तो साइन की कॉस साइन, तो व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज अब ए सी ना ये, इट इज सी डी अपॉन ए सी, तो व्हाट इज सी डी? सी डी सी डी सी डी सी डी ए सी साइन थीटा, व्हाट इज ए सी? क्यू, तो क्यू साइन थीटा, सो व्हाट इज tan अल्फा? सी डी, व्हाट इज सी डी? क्यू साइन थीटा अपॉन ओ डी, व्हाट इज ओ डी? पी प्लस क्यू कॉस थीटा, गुड। तो ये तो tan अल्फा हुआ, तो अल्फा क्या हुआ? tan इनवर्स ऑफ, तुमको अगर इनवर्स फंक्शन नहीं पता कोई बात नहीं, वो भी बता देता हूँ मैं, वो मैथ्स में होगा बाद में, जब होगा तब होगा, अभी जब तक हमको जहाँ जहाँ जितना जितना मैथ्स करने वाला है अभी करते जाएंगे। व्हाट इज साइन 30? हाफ, तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज 30, समझा? अगर तुम बोल रहे हो साइन 30 की वैल्यू हाफ है, तुम बोल रहे हो कि साइन 30 की वैल्यू हाफ है, मैं बोल रहा हूँ साइन इनवर्स ऑफ हाफ की वैल्यू 30 है, सिंपल। व्हाट इज साइन ऑफ 60? रूट 3/2। व्हाट इज साइन इनवर्स रूट 3/2? 60। तो जब तुम साइन इनवर्स ऑफ सम नंबर ले तो तुमको डायरेक्ट क्या मिलता है? एंगल, तो फिर ये एंगल ही फाइंड किया ना हमने ये, हाँ गुड। अब ये अल्फ़ा फाइंड किया, अल्फ़ा रिजल्टेंट ने किसके साथ बनाया था? P के साथ कि Q के साथ? P के साथ कि Q के साथ? किसके साथ? और Q के साथ कितना बनाया? बीटा। अब थोड़ा अच्छे से सुनना, अगर अच्छे से सुना तो तुम्हारा जेई के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। याद रखो, हमको 2 एंगल फाइंड करने हैं, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा, दोनों में आएगा रेशो, क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? क्या है अपना अल्फ़ा, ये रिजल्टेंट ने एंगल किसके साथ बनाया? P के साथ कि Q के साथ? किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? याद रखना, जिसके साथ बनाया वो एक बार आया डिनोमिनेटर में आया, एक बार आया, एक बार आया, और जिसके साथ नहीं बनाया 2 बार आया, न्यूमरेटर में आया और न्यूमरेटर में साइन को ले आया, डिनोमिनेटर में कॉस को ले आया, ऐसा याद रखता है। गुड। बीटा एंगल रिजल्टेंट ने किसके साथ बनाया? तो वो अकेला आया, और जिसके साथ नहीं बनाया हाँ वो 2 बार आया, न्यूमरेटर में किसको ले आया और यहाँ पे हो गया। ऐसा ही होता है ना, जिसको पार्टी में बुलाते नहीं है वो 2 बार आता है, एक बार किसी और को ले आता है, दूसरे किसी और को ले आता है, पता? चल मेरे दोस्त क्या पार्टी है, वो दोस्त बोला कि अरे मैं तो पहचानता नहीं, अरे चल ना मैं लेके चलता हूँ, फिर वो लेके आया। जिसकी दोस्ती इतनी गहरी नहीं थी, बेचारा ये तो उसका जिगरी दोस्त था अल्फ़ा का, वो एक ही बार आया, किसी को नहीं लाया साथ में, ये पहली बार आया, एक दोस्त को ले आया, फिर बाहर गया, टाइम पास होने रहा, दूसरे दोस्त को पकड़ा, चल वापस। तो याद रखना, दिस इज़ हाउ यू रिमेंबर, जिसके साथ एंगल बना वो एक बार आया, कहाँ आया? डिनोमिनेटर में, और अकेला आया। जिसका नहीं बना वो 2 बार आया, एक बार न्यूमरेटर, एक बार साइन एंड कॉस। तो ऐसा याद रखोगे तो अब तुमको मैं P और Q की जगह पे कुछ भी नाम से फॉर्म बना के दे दूँ वेक्टर्स, यू शुड बी एबल टू टेल मी रिजल्टेंट के एंगल, दिस इज A बार, दिस इज B बार, दिस इज रिजल्टेंट R बार, इसको R बार बोल देते हैं, इसको अल्फ़ा बोलता हूँ, इसको बीटा बोल देता हूँ। गुड। तो मुझे बताओ tan अल्फ़ा क्या आएगा? किसके साथ बना एंगल? वो एक बार आया, कहाँ आया? किसके साथ नहीं बना? वो 2 बार आया, B साइन थीटा एंड B। वेरी गुड। व्हाट इज tan बीटा? जल्दी जल्दी जल्दी। साइन थीटा अपॉन। वेरी गुड। ये अगर याद रहेगा तो तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। सो विल स्टॉप फॉर टुडे।